Assalamu alaikum and welcome back with another BSA डिज़ाइन लेक्चर। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉसफेट को एज अ स्विच जो है वो एक्सप्लोर किया था। उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने CMOS टेक्नोलॉजी को देखा था। उसके ज़रिए हम कोई भी कम्प्लेक्स गेट या कोई भी गेट कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग लॉजिक को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये सारे प्रोसीजर्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो पता है कि मॉसफेट जो है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, सोर्स और ड्रेन। सोर्स और ड्रेन जो है वो आपके पास सिमेट्रिक होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। इनके रोल जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं और इनके रोल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि क्या अप्लाइड वोल्टेज है, जबकि गेट वोल्टेज जो है वो स्विच के बिहेवियर को डिसाइड करता है कि स्विच ऑन है या ऑफ है, और स्विच के करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है कि स्विच असर्ट हाई टाइप होगा या असर्ट लो टाइप होगा। अगर हम जेनेरिक व्यू को ही देख लें जिसमें हमने कहा कि ये डिवाइस 3 टर्मिनल है, तो हमें ये तो पता है कि ये आइडियल स्विच तो नहीं है। अगर ये आइडियल स्विच नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स में कुछ और क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा, जैसा कि ये कब ऑन होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज को शुरू में हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो और किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसके अलावा हमें ये देखना पड़ेगा कि सोर्स और ड्रेन के दरमियान बेसिकली चार्ज कैरियर्स का फ़्लो या करंट का फ़्लो टर्मिनल वोल्टेजेस पे कैसे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। उसके अलावा क्या हम जो करंट फ़्लो करेगा या करंट का जो मॉडल होगा, क्या हम उसे किसी लीनियर मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें फाइंड करने पड़ेंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोर्स और ड्रेन के दरमियान करंट तो फ्लो कर रही है, इसकी डिवाइस की स्पीड क्या होगी, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ये सारे क्वेश्चन हमें मॉसफेट को स्विच के तौर पर यूज़ करते हुए आंसर करने पड़ेंगे, और इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें इसके फिज़िकल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, और फिज़िकल स्ट्रक्चर को देखते हुए इसके IV करेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रहा है, और डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करने के बाद हम बेसिकली इसमें ये देखेंगे क्या ये मॉडल लीनियर है, इसको लीनियर मॉडल कहा जा सकता है, या कुछ और अफेक्ट्स इसको जो है वो लीनियरिटी इसकी ख़त्म करते हैं या नहीं करते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो 2 फिगर्स शो की हुई हैं। ये दोनों फिगर बेसिकली आपके पास मॉसफेट एन चैनल मॉसफेट के फिजिकल स्ट्रक्चर की हैं। 2 डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसकी जो बॉडी है डिवाइस की बेसिकली P टाइप सबस्ट्रेट की बॉडी है, और इसके अंदर 2 हैविली डोप्ड N टाइप रीजन्स हैं जिन्हें हम सोर्स और ड्रेन कहते हैं। और ये जो आपके पास P टाइप सबस्ट्रेट की जो बॉडी है इसे हम बॉडी और बल्ब भी कहते हैं आपके पास। इसके साथ ही अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको एक वाइट कलर की लेयर नज़र आएगी जस्ट अबव द P टाइप सबस्ट्रेट एंड बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, N टाइप सोर्स एंड ड्रेन। तो ये बेसिकली आपके पास ऑक्साइड लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बेसिकली लेयर है, और उसके ऊपर आपके पास एक ब्लैक कलर की लेयर है जो कि आपके पास पॉलीसिलिकॉन की लेयर है, जो कि गेट मटेरियल के तौर पे आपके पास एक्ट करती है। तो ये है आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन चैनल मॉसफेट। सिमिलरली अगर आपको P चैनल मॉसफेट बनाना पड़ेगा तो P चैनल मॉसफेट के लिए आपको P टाइप सबस्ट्रेट के अंदर एक N वेल जो है वो बनाना पड़ता है, और उसके बाद उस N वेल के अंदर 2 हैविली डोप P टाइप रीजन्स होते हैं, और अगेन फिर उसके ऊपर आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, और फर्दर उसके ऊपर भी पॉलीसिलिकॉन की इसी तरह से लेयर होती है।
सिमिलरली आपके पास पहले भी हमने कहा था कि सोर्स और ड्रेन टर्मिनल जो हैं वो एन टाइप या पी टाइप मटेरियल से आपके पास सोर्स और ड्रेन टर्मिनल दोनों ट्रांजिस्टर्स में बनते हैं, और ये दोनों टर्मिनल्स आपको फिजिकली भी पता लग रहा है कि ये आइडेंटिकल है। इसका मतलब है इनका बिहेवियर जो है वो टोटली डिपेंड करेगा वोल्टेज अप्लाइड पे, कि कौन सा जो टर्मिनल है वो सोर्स जो है वो सोर्स के तौर पे बिहेव करेगा या चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड करेगा, और कौन सा टर्मिनल है जो रिसीव करेगा। तो ये प्योरली डिपेंड करेगा वोल्टेज पे। और आपको पता भी है कि आपके पास दोनों एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है आपके पास। इस स्लाइड में हम कुछ डिवाइस डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं बाय लुकिंग इनटू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन होती है हमारे पास जिसे हम चैनल लेंथ कहते हैं। लास्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि देयर इज़ चैनल लेंथ लेबल्ड एज एल। इसमें अगर आप देखें तो चैनल लेंथ जो है वो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू एन टाइप रीजन फॉर एन चैनल मॉसफेट। तो आपके पास अगर हम इसको इसी तरह से लें कि ये डिस्टेंस है एन टाइप रीजन्स के दरमियान, तो इसका मतलब है जितनी आपके पास पॉलीसिलिकॉन की लेंथ होगी वही चैनल की लेंथ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आपके पास डिवाइस फैब्रिकेट होती है तो आपकी जो ड्रॉन चैनल लेंथ होती है, जो एक्चुअली आपने रखी होती है, जो आपने ड्रा की होती है लेआउट बनाते वक्त, वो उसमें थोड़ी सी साइड्स जो हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं फिगर में एक लेंथ है एल डी जो बेसिकली साइड डिफ्यूजन्स को बता रही है, और ये दोनों तरफ से साइड्स की जो है वो डिफ्यूजन होती है। तो होता क्या है कि आपके पास जो एल एफ है यानी इफेक्टिव चैनल लेंथ जो है वो ड्रॉन चैनल लेंथ से जो है वो रिस्पेक्टिवली थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लेटरल साइड डिफ्यूजन ड्यूरिंग दी फैब्रिकेशन। अच्छा, इसमें आपको ये पता है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो एन मॉस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी मॉस में होल्स होते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की चूँकि मोबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए एन मॉस फास्टर डिवाइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू पी मॉस। तो शुरू में आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखा था तो कि पी मॉस इनिशियली यूज़ हुआ था, लेकिन जब एन मॉस की स्पीड को देखा तो फिर पी मॉस को रिप्लेस कर लिया गया एन मॉस से। पी मॉस के कुछ अपने फ़ायदे हैं जिसे आगे जाके हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू एन मॉस, तो ये बाद में हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है थिकनेस ऑफ दी ऑक्साइड। तो बेसिकली थिकनेस ऑफ दी ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है उसकी थिकनेस के बारे में बताती है कि क्या होगी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि चैनल और पॉलीसिलिकॉन के दरमियान जो मटेरियल है इसकी थिकनेस बेसिकली थिकनेस ऑफ दी ऑक्साइड होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पी सबस्ट्रेट जो है वो सारी डाई के ऊपर होगा और उसके अंदर हम एन मॉस बनाते हैं, तो अगर उसके ही अंदर आपको पी मॉस बनाना पड़ेगा तो क्योंकि एक ही डाई के ऊपर एन मॉस और पी मॉस दोनों बनेंगे। सी मॉस टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो पी मॉस बनाने के लिए एक एन वेल बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक एन वेल के अंदर पी टाइप मटेरियल की इम्प्योरिटीज़ ऐड हुई हैं, और फिर वहाँ पे उसकी मदद से क्या हुआ है आपके पास बेसिकली पी मॉस जो है वो डेवलप किया गया है एक ही डाई के ऊपर। क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो पी टाइप सबस्ट्रेट की लेयर है और जो कि पूरी डाई के ऊपर होगी, तो आपके पास पी मॉस जो है वो हमेशा एन वेल की क्रिएशन के बाद ही बनेगा, और बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं कि पॉलीसिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड गेट जो है वो कंसिस्टेंट है। तो इस तरह इसमें अगर आप देखें तो आपको एक फोर्थ टर्मिनल भी नज़र आ रहा है जिसे हम पी के नाम से देख रहे हैं, जिसमें अगर आप एन मॉस को देखें तो वो पी टाइप मटेरियल का टर्मिनल है, और अगर आप पी मॉस में देखें तो वो एन टाइप मटेरियल का बी टर्मिनल है। तो हमारे पास जैसा पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास नॉर्मली एन मॉस और पी मॉस 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट सोर्स और ड्रेन, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के बाद हम ये कंक्लूड करेंगे कि एन मॉस और पी मॉस जो है वो 4 टर्मिनल डिवाइस है, क्योंकि ये जो 4th टर्मिनल है जिसे हम बॉडी टर्मिनल या बल्क टर्मिनल कहते हैं,
ये इसके करेक्टरिस्टिक्स को बड़ा अफेक्ट करता है। इसको आगे जाके हम स्टडी भी करेंगे कि बेसिकली इस पे आपकी जो है वो आईवी करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिपेंड करती है। तो इसके बाद हम जो है वो एन मास और पी मास दोनों को 4 टर्मिनल डिवाइस कहेंगे, सोर्स, ड्रेन, गेट एंड बॉडी टर्मिनल। अच्छा, इसमें आपके पास जो बॉडी टर्मिनल होता है इसको किस पोटेंशियल पे रखा जाता है, इस पे भी आगे जाके हम बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि पी एन जंक्शंस को नॉर्मली रिवर्स वाइज रखने के लिए आपके पास एन मॉस में इसको जो है वो नेगेटिव रखा जाता है विद रेफरेंस टू सोर्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि बल्क सोर्स पोटेंशियल 0 हो सकती है। एंड पी मॉस के केस में आपके पास इसको पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है टू मेक द पी एन जंक्शन रिवर्स बायस। इस स्लाइड में मॉसफेट के सिंबल को रिविजिट किया गया है, क्योंकि हमने बात की है कि आप जो आपके पास मॉसफेट है वो 4 टर्मिनल डिवाइस है रादर देन सिंपल 3 टर्मिनल डिवाइस। तो इसमें जो इनिशियल 2 सिंबल्स हैं इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसको 4 टर्मिनल डिवाइस के तौर पे शो भी किया गया है। इसमें जो सोर्स और ड्रेन के दरमियान एक डैश लाइन से टर्मिनल शो किया गया है एन मास और पी मास दोनों में, दैट इज़ एक्चुअली बॉडी और बल्क टर्मिनल। आगे चल के हम देखेंगे कि बॉडी और बल्क टर्मिनल किस तरह से आपके आईवी करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, इसका बिहेवियर क्या है, ये आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हमने बात की कि सोर्स और ड्रेन जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब है इनके रोल इंटरचेंज हो सकते हैं। सोर्स और ड्रेन डिसाइड कैसे होता है? सोर्स और ड्रेन बेसिकली वोल्टेजेस से डिसाइड होता है। एन मॉस में जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सोर्स टू ड्रेन फ्लो करते हैं। एंड इन पी मॉस होल्स फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सोर्स और ड्रेन की ये जो सिमेट्रिक नेचर है ये फिजिकल डिज़ाइन में बड़ी यूज़फुल होती है आपके पास, क्योंकि ये सिमेट्रिक नेचर जो है वो बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप सोर्स और ड्रेन को किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हैं इन योर फिजिकल लेआउट। तो इससे आपकी प्लेसमेंट बहुत बेहतर हो सकती है, उससे आपकी साइजिंग पे बहुत फ़र्क पड़ सकते हैं, इंटरकनेक्ट्स बहुत अच्छे डेवलप किए जा सकते हैं। हमने जब शुरू में बात की थी कि मॉसफेट जो है वो एक स्विच के तौर पे बिहेव करता है, तो क्या मॉसफेट आइडियल स्विच है? तो इसका जवाब है नहीं। तो अगर आइडियल स्विच नहीं है तो फिर इसका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा? उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कंडक्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा। तो इसकी कंडक्शन को देखने के लिए हमें इसके बेसिकली थ्रेशोल्ड वोल्टेज को देखना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज बेसिकली ये एस्टेब्लिश करेगी कि ये ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड वोल्टेज को देखा कैसे जाएगा? थ्रेशोल्ड वोल्टेज को देखने के लिए बेसिकली हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर एनमॉस का दोबारा देखते हैं। होता क्या है बेसिकली एनमॉस में कि जब आप गेट वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली एक डिप्लीशन रीजन बनना शुरू हो जाता है जस्ट अंडर दी सरफेस ऑफ द गेट एरिया। डिप्लीशन रीजन क्या है? डिप्लीशन रीजन में बेसिकली जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो रिपेल होना शुरू हो जाते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द गेट एरिया, और बेसिकली एक डिप्लीशन रीजन मींस द रीजन डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज कैरियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से होल्स जो हैं वो रिपेल होना शुरू हो जाते हैं और एक ग्रुप ऑफ नेगेटिव आयंस यहाँ पे रह जाते हैं, और फिर गेट को क्या करना पड़ता है, उतना ही चार्ज ऊपर से मिरर करना पड़ता है। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो सरफेस के नीचे जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनना बंद हो जाता है और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके पास इन्वर्जन लेयर में अवेलेबल होते हैं, और इस पॉइंट को बेसिकली हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जब आप ड्रेन और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस यहाँ पे एक कंडक्टिव चैनल बन जाता है,
और कंडक्शन शुरू हो सकती है। तो वो पॉइंट जहाँ पे बेसिकली आपके पास एक इनवर्जन लेयर एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को बेसिकली हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। इस स्लाइड में थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बेसिक इक्वेशन को एक्सप्लोर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है आपके पास। इसमें सबसे पहले है बेसिकली क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल विच इज़ दी डिफरेंस बिटवीन वर्क फंक्शन ऑफ द पॉलीसिलिकॉन गेट एंड द सिलिकॉन substrate. What is work function? The work function is the minimum energy required to remove or eject an electron, and electric static potential, which is actually the thermal potential KTQ into doping level of substrate, which is N sub, and doping level of impurities. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन। जितना भी चार्ज डिप्लीशन रीजन के अंदर एक्यूमुलेट होगा, बेसिकली इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट। तो उसकी बेस पे आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होगी। तो आप, इसका मतलब है अगर आपके पास डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है सबस्ट्रेट में, तो आपकी थ्रेशोल्ड भी बढ़ सकती है। तो बेसिकली हम जब डिज़ाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरर इसको मैन्युफैक्चर करता है, तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस की थ्रेशोल्ड को डिफरेंस तरीके से रखा जा सकता है, एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दी डोपिंग लेवल ऑफ सबस्ट्रेट। उसके अलावा ऑक्साइड कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करती है कि ऑक्साइड कैपेसिटेंस क्या है। ऑक्साइड कैपेसिटेंस जो है वो बेसिकली आपको पता है कि थिकनेस ऑफ ऑक्साइड पे भी डिपेंड करेगी कि आपके पास बेसिकली थिकनेस ऑफ दी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर क्या है। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उससे बेसिकली आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिक इक्वेशन है आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, जो बेसिकली गवर्न करेगी आपके थ्रेशोल्ड मॉडल को, कि बेसिकली आपके पास करंट और वोल्टेज के दरमियान जो है वो रिलेशन इन्फ्लुएंस होगा किससे, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन गवर्न करेगी करंट की इक्वेशन को कि किस तरह से थ्रेशोल्ड वेरी कर सकती है। इसी के हिसाब से आपके पास करंट भी वेरी करेगी। इस स्लाइड में हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट को एक्सप्लोर करेंगे। पीछे हम जब एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगी, कब आपके पास मॉसफेट जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप टर्मिनल वोल्टेजेस को अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद चैनल के अंदर कंडक्शन का मॉडल क्या होगा, करंट किस तरह से फ्लो करेगी, किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, इक्वेशन क्या होगी, क्या एक ही रीजन में ऑपरेट करेगी या मल्टीपल रीजन्स पे ऑपरेट करेगी, रीजन्स किन टर्मिनल वोल्टेजेस पे डिपेंड करेंगे। ये सारी बातें हम इन सब्सीक्वेंट स्लाइड्स में एक्सप्लोर करेंगे। ये हमें पता है कि आपके पास चैनल, तो गेट पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चैनल तो बन जाता है। उसके बाद करंट की जो फ्लो है वो बेसिकली डिपेंड करेगी सोर्स और ड्रेन पे। अगर आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज ज़ीरो है, या आप ये कहें कि VD is actually equal to VS, then the charge density will be uniform across the channel, and charge density will per unit length charge density will be equal to Q by L, which is actually equal to COX WL into VGS minus VTH by L। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या है, CV होती है, और उस CV के साथ टोटल एरिया की चार्ज डेंसिटी क्या होगी। इस गेट एरिया की चार्ज डेंसिटी, गेट एरिया है क्या बेसिकली W इंटू L, तो टोटल एरिया की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी CV इंटू W। तो V आपके पास क्या है, गेट सोर्स वोल्टेज, अप्लाइड गेट सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड, बिकॉज channel is established after threshold voltage, and this is divided by L to get
charge density per unit length. So charge density per unit length is actually equal to WCOX into effective voltage. चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म तब होगी जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज ज़ीरो होगी, लेकिन जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज ज़ीरो नहीं होगी, लेट्स से आपके पास ड्रेन वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर आपके पास अक्रॉस द चैनल जो चार्ज डेंसिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और किसी भी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी दूसरे पॉइंट से डिफरेंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी शेप चेंज हो गई है चार्ज डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो किसी भी पॉइंट x पे अक्रॉस द चैनल under the surface of the gate area, the charge density will be equal to W into COX into effective voltage, which is VGS minus VT minus V of X. What is V of X? V of X is the potential at point X. इस स्लाइड में करंट की बेसिक इक्वेशन को एक्सप्लोर किया गया है। आप देख सकते हैं कि करंट इज एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड विच इज सब्सिक्वेंटली इक्वल टू QD into the velocity of the charge carriers, and we know that the velocity of charge carriers is equal to the mobility of charge carriers into applied electric field. Electric field is further equal to rate of change of voltage across the channel. It means velocity will be equal to mu into dvx by dx. Therefore, the current is actually equal to WCOX into effective voltage into velocity of the charge carriers. तो उसके बाद जब हम चार्ज कैरियर्स पे बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस अप्लाई करते हैं टू फाइंड द करंट अंडर द सरफेस एरिया, तो हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस आएंगी वो ये आएंगी कि आपके पास पूरा चैनल क्या है 0 to L तक वेरी कर रहा है और उसके बाद जो वोल्टेज है वो 0 to VDS वेरी कर रही है। इन बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट की अक्रॉस द चैनल वो आ जाएगी। तो फाइनली जो करंट की इक्वेशन आपके पास आ रही है दैट इज म्यू इंटू COX बाय W बाय L इंटू VGS माइनस VTH इंटू VDS माइनस हाफ VDS स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर normally for long channel devices. For short channel devices, the behavior of the current will deviate from the actual equation, which will be seen in the subsequent slides. इस स्लाइड में हम करंट के बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं और इस गिवन फिगर में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ प्लॉट ऑफ द करंट वर्सेस ड्रेन सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो शेडेड रीजन है यहाँ तक तो इसका बिहेवियर नॉर्म ठीक होगा, उसके बाद जो बिहेवियर है दिस इज़ नॉट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द डिवाइस। ये चेंज क्यों आएगी इसको आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं रहेगा, इसकी क्या वजह होगी। ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी क्योंकि इक्वेशन आपके पास बेसिकली चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इसका बिहेवियर ये नहीं आपके पास रहेगा। क्या इक्वेशन होगी इसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन जो शेडेड रीजन है बेसिकली इसको पहले हम देख लेते हैं। शेडेड रीजन इज़ नॉर्मली ओमिक रीजन। ये वो रीजन है जिसे आप लीनियर रीजन भी कहते हैं। ये यहाँ पे आपकी डिवाइस का बिहेवियर रेजिस्टिव होता है कि आप कह सकते हैं कि लीनियर प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है कि आपके पास एक लीनियर रजिस्टर के तौर पे ये काम कर रहा है। ये डिवाइस जो है वो इस रीजन में आपके पास लीनियर रजिस्टर के तौर पे काम लीनियर एलिमेंट के तौर पे काम बेसिकली कर रही है, जो कि एक रजिस्टिव एलिमेंट भी हो सकता है। आपके पास अगर देखें तो ये जो रीजन है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज अफेक्टिव वोल्टेज इसमें क्या है हमारे पास VGS माइनस VTH, इसको हम अफेक्टिव वोल्टेज भी कहते हैं और ओवर ड्राइव वोल्टेज भी कहते हैं। तो बेसिकली ड्रेन सोर्स वोल्टेज जब तक आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज से कम है तो
तो आप ये कह सकते हैं, सेफली ये कह सकते हैं कि आपकी डिवाइस ओमिक रीजन में होगी, या आपकी जो डिवाइस है इसका बिहेवियर बेसिकली रेजिस्टिव होगा, और इसमें जो करंट होगी इट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वोल्टेज। अगर आपकी इफेक्टिव वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट आप इसमें देख सकते हैं, देयर इज़ द एस्पेक्ट रेशो। व्हाट इज़ द एस्पेक्ट रेशो? एस्पेक्ट रेशो इज़ द रेशो ऑफ डिवाइस डायमेंशंस। W is the width of the channel and L is the length of the channel। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ड्रेन करंट है वो एस्पेक्ट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चैनल विड्थ को ज़्यादा करेंगे तो आपकी करंट बढ़ेगी, और चैनल लेंथ को अगर आप बेसिकली कम करेंगे तो उससे भी आपकी करंट बढ़ेगी। तो ये एक नया पैरामीटर आपने देखा है पहले, अभी आपने करंट की इक्वेशन देखी होगी तो उस वक्त आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ड्रेन करंट जो है वो टर्मिनल वोल्टेजेस के अलावा डिवाइस डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रही है, और इसका डिवाइस डायमेंशंस के साथ क्या रिलेशन है वो इस इक्वेशन की मदद से आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस डायमेंशंस पे किस तरह से डिपेंड करेगी, और हम किस तरह से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस डायमेंशंस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसे आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे टू ऑप्टिमाइज आवर डिवाइस फॉर सर्टेन ऑपरेशंस। लास्ट लाइन में हमने देखा कि जो आपके पास ओमिक रीजन है दैट इज एक्चुअली बियॉन्ड VDS व्हेन VDS इज लेस देन इफेक्टिव वोल्टेज। तो जब आपके पास वोल्टेज जो है वो VDS जो है वो इफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ेगी तो आपकी जो बिहेवियर है वो करंट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। वो क्यों चेंज होगा? वो बेसिकली इसलिए चेंज होगा कि जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है इफेक्टिव वोल्टेज पे, तो उस पॉइंट पे पिंच ऑफ पॉइंट आ जाता है। पिंच ऑफ पॉइंट क्या पॉइंट है? Pinch off point is the point where there is no charge carriers। तो pinch off point is actually the point where the charge density is equal to 0। तो जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो सोर्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। सोर्स की तरफ मूव करने से इफेक्टिवली आपकी जो चैनल लेंथ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और लिटरली आइडियली हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो करंट पे ख़त्म हो जाता है। तो जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ती है तो बेसिकली इसका इफेक्ट आपके पास करंट पे ख़त्म हो जाता है, और इसलिए ये क्या कर जाती है? सैचुरेट कर जाती है। तो इस रीजन को इसीलिए हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन रीजन कहते हैं, क्योंकि करंट का ड्रेन सोर्स वोल्टेज से रिलेशन ख़त्म हो जाता है और इसका बिहेवियर एक करंट सोर्स के तौर पे मॉडल किया जा सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने करंट की इक्वेशन को बेसिकली री-एवेल्युएट किया है विद चेंज इन बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। ड्यू टू द पिंच ऑफ पॉइंट मूवमेंट द चैनल लेंथ इज एक्चुअली कैन बी चेंज, and the variation of channel length is from x is equal to 0 to L dash rather than actual L, and the variation in drain source voltage is 0 to VGS minus VTH, because beyond this point there is a pinch of point, it means the charge density will be equal to 0, and the current equation is actually half into mu n cu x by W by L dash into effective voltage square। तो इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली मॉडल है। आगे आप शेल्टेड रीजन को देखें तो ये सैचुरेशन रीजन को शो कर रहा है, और सैचुरेशन रीजन कब आ रहा है? जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ जाती है, तो उस वक्त आपके पास जो है वो आपके पास एक सैचुरेशन रीजन आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ रही है तो आपके पास इसका अफेक्ट करंट पे कम होना शुरू हो जाता है। तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि L डैश इज एक्चुअली इक्वल टू L। तो इसमें आपके पास करंट का जो बिहेवियर है वो डिवाइस का जो बिहेवियर है वो सैचुरेट कर जाता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इस रीजन में डिवाइस को करंट सोर्स के तौर पे मॉडल भी किया जा सकता है और इसको करंट सोर्स के तौर पे यूज़ भी किया जा सकता है।
इस रीजन के अंदर। तो अगर हम इसको सम अप करें तो अभी तक हमने ये कंक्लूड किया है कि हमारी डिवाइस बेसिकली तीन डिफरेंट रीजन्स में कंडक्ट करती है। सबसे पहला रीजन है जब आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम होती है, तो बेसिकली चैनल बना नहीं होता, तो आपकी कंडक्शन नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ रीजन। दूसरा रीजन आपके पास ओमिक रीजन होता है, जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से कम होती है, उस वक्त आपकी डिवाइस का जो बिहेवियर होता है वो रेजिस्टिव होता है या ओमिक होता है। उसके बाद जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ती है, पिंच ऑफ पॉइंट आ जाता है, पिंच ऑफ पॉइंट मूव करना शुरू करता है, तो आपके पास बेसिकली करंट की इक्वेशन जो है वो ये सजेस्ट करती है कि आपकी डिवाइस जो है वो सैचुरेट कर जाएगी, एक आइडियल करंट सोर्स के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी। तो ये बेसिकली डिवाइस का मॉडल है जिससे हम इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इन डिफरेंट रीजन्स।